नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। राजस्थान की खबरों की शुरुआत करेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र गुरुवार को डूंगरपुर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने अपने दौरे के दौरान एक यज्ञ किया है। साथ ही आपको बता दें, यज्ञ में आहुति दी और विश्व शांति की कामना की। दरअसल राज्यपाल मिश्र गायत्री शक्तिपीठ में गायत्री परिवार की ओर से आयोजित किए गए 108 कुंडीय यज्ञ में शामिल हुए। सांगवाड़ा पहुंचने पर राज्यपाल कलराज मिश्र का राज्यसभा सांसद हर्षवर्धन सिंह, सांसद कनक कमल कटारा और कलेक्टर एसपी समेत गायत्री परिवार के पदाधिकारियों ने स्वागत किया है। इसके बाद राज्यपाल मिश्र गायत्री शक्तिपीठ में चल रहे 108 कुंडीय गायत्री यज्ञ स्थली पहुंचे। और आपको बता दें कि राज्यपाल कलराज मिश्र ने यहां पर मुख्य यज्ञ में 108 यजमान दंपति के साथ गायत्री यज्ञ की पूर्ण आहुति में आहुतियां दी हैं। उन्होंने प्रदेश के कल्याण और खुशहाली की कामना भी की। और इसके बाद कलराज मिश्र ने कार्यक्रम में शामिल लोगों को यज्ञ के फायदे बताए। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि यज्ञ का मूल लक्ष्य विश्व शांति है। उन्होंने ये भी कहा कि यज्ञ व्यक्ति के पराक्रम का घोतक होता है और इससे आत्मविश्वास जागृत होता है। तो वहीं अपने संबोधन में राज्यपाल ने लोगों को गायत्री मंत्र की विशेषता बताते हुए कहा कि गायत्री मंत्र में बड़ी ताकत होती है। गायत्री मंत्र बुद्धि तेज करता है और आत्मा शुद्ध करता है। राज्यपाल कलराज ने लोगों से भारत को जगत गुरु के सिंहासन पर कैसे स्थापित करें, इस सोच को रखने का भी आह्वान किया। और देश के वर्तमान हालातों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक अपील की है। उन्होंने कहा कि देश में सांप्रदायिक तनाव रोकने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संदेश दें। सीएम गहलोत ने ये ट्वीट किया है। ट्वीट के जरिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा कि महात्मा गांधी ने कहा था कि मुझे हिंदू होने का गर्व अवश्य है, लेकिन मेरा हिंदू धर्म ना तो असहिष्णु है और ना ही बहिष्कारवादी। हम सब हिंदू हैं, पर हमारा धर्म सिखाता है कि सभी धर्मों का सम्मान करें। यही सोच हम सबको रखकर एक दूसरे के धर्म का सम्मान करेंगे तो ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। बता दें कि सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पुनः अपील करता हूं कि देश में बढ़ रहे सांप्रदायिक तनाव को कम करने के लिए अपने राष्ट्र के नाम एक संदेश दें। धर्म के नाम पर उपद्रव कर रहे शरारती तत्वों पर कार्रवाई के लिए राज्य सरकारों को निर्देशित करें। बिना शांति के विकास संभव नहीं, लेकिन कभी खाने को लेकर, पहनावे को लेकर तो कभी धार्मिक परंपराओं को लेकर अगर देश के लोग आपस में भिड़ते रहेंगे और कुछ उपद्रवी तत्व उन्हें उकसाते रहेंगे तो देश इन छोटे मुद्दों में उलझा रह जाएगा और आगे कैसे बढ़ेगा। तो वहीं सीएम अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री जी को देश की जनता से शांति बनाए रखने की अपील करी। देश के खराब होते माहौल को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। अगर देश के नागरिकों में आपस में मनभेद होगा तो वो देश के अच्छे भविष्य के लिए उचित नहीं होगा। तो वहीं जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने करौली हिंसा मामले के आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि कानून के राज से ही देश चलता है, प्रदेश चलते हैं और शासन चलता है। कहा यह भी गया कि ये देशवासियों को समझाना पड़ेगा कि देश किस दिशा में जा रहा है। खरगोन मामले को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। गहलोत ने कहा है कि आपके पास क्या अधिकार है कि दंगे भड़काने का आरोप लगाकर मकान तोड़ रहे हैं। ये अधिकार तो सीएम और पीएम को भी नहीं है। आप बिना किसी जांच के, बिना किसी दोषी को दोषी ठहराए हुए उसका मकान तोड़ दो, उसमें कोई निर्दोष भी हो सकता है। सीएम गहलोत ने कहा कि एक तरफ करौली हिंसा मामले में हमसे कह रहे हैं कि निर्दोष को पकड़ रहे हैं, तो क्या राजस्थान सरकार भी बुलडोजर चला दे क्योंकि वो गिरफ्तार हो गए? क्या बीतती होगी उन पर? वहीं सीएम गहलोत ने आगे कहा है कि कानून का राज नहीं रहेगा तो सबको भुगतना पड़ेगा एक ना एक दिन। उन्होंने ये भी कहा कि आज जो खुश हो रहे हैं उनको भी भुगतना पड़ेगा। कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है, लोकतंत्र और संविधान को खतरे में डाल दिया। क्या हो रहा है देश में, ये देशवासियों को समझना पड़ेगा कि देश किस दिशा में जा रहा है। देश के हालात बहुत खराब हो गए हैं। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगे ये भी कह दिया है कि देश में अकेले राजस्थान ही ऐसा राज्य नहीं है
और ऐसा राज्य है जहां पर प्रमोशन में आरक्षण है, बाकी किसी राज्य में नहीं है। मेरे खिलाफ यहां मिशन 72 बन गया है, लेकिन मैंने इसके लिए लड़ाई लड़ी है, स्टैंड लिया है कि प्रमोशन में आरक्षण रहना चाहिए। लंबी अदालती लड़ाई में हम जीते हैं। यूपी के अखिलेश यादव ने प्रमोशन में आरक्षण खत्म कर दिया, हमने लागू करके दिखा दिया है। इसके बाद जब 2018 में विधानसभा चुनाव आए तो आपने हमें साफ कर दिया, वो आरक्षण पता नहीं कहां चला गया। बता दें कि गहलोत गुरुवार को अंबेडकर सोसाइटी के प्रोग्राम में बोले हैं, जहां उन्होंने राजस्थान में शेड्यूल कास्ट के लोग जिसे कहते हैं, जिसे चाहते हैं, वो मुख्यमंत्री बनता है। ये दिमाग में रखें और आपकी ताकत कम नहीं है। जो शेड्यूल कास्ट की बात करेगा वही राजस्थान में राज करेगा। अब बताइए कि मैंने प्रमोशन में आरक्षण का इतना बड़ा काम किया है, मिशन 72 से लड़ाई लड़ी है, ओबीसी वाले भी चले गए और अब हम 21 पर आ गए हैं। हमारी सरकार बदल गई, हमने कोई कमी नहीं रखी। मेरी कलम चलती है, आप नहीं मांगोगे तो भी भला होगा। मैंने बिना मांगे पुरानी पेंशन बहाली की, किसी ने पेंशन लागू की और किसी ने पुरानी पेंशन लागू करने की क्या इससे पहले मांग की थी? और बीकानेर में दो नेताओं के बीच सियासी पारा अपने परवान पर चढ़ गया है। आपको बता दें कि नेता अभी से एससी वोट बैंक पर निशाना साधने में जुटे हैं। अंबेडकर जयंती के पूर्व संध्या के मौके पर ही केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने शक्ति प्रदर्शन किया है। बता दें कि इस दौरान सांसद पुत्र रवि मेघवाल ने आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल पर जमकर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा है कि मंत्री जी ने विकास के नाम पर खाजूवाला को मूर्ख बनाया है। कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलने के बाद मंत्री का सिर्फ अपने परिवार पर ध्यान केंद्रित है। रविशेखर मेघवाल ने कहा है कि मंत्री कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि मंत्री जी आप अपने विधानसभा क्षेत्र में करवाए गए विकास कार्यों के बारे में भी जनता को बताएं। वहीं प्रदेश में आपदा प्रबंधन की मंत्री गोविंद मेघवाल ने अंबेडकर जयंती के मौके पर सामाजिक एकता संकल्प रैली में अपना दमखम दिखाया था। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल लोकसभा में प्रधानमंत्री के पीछे बैठकर मेज थपथपाने के अलावा कुछ नहीं किया। केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद आज तक बीकानेर की मुख्य समस्या रेलवे फाटक की समस्या का निदान नहीं करवा पाई है। शहर के लोगों को रेल फाटक बंद होने से भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। बीकानेर की जनता की समस्याएं जस की तस हैं। और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आज जोधपुर में एक बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि जैसलमेर जिले के नाचना में कार्यरत उप निवेशक विभाग के वरिष्ठ सहायक कैलाश चंद्र जाट को गिरफ्तार कर उनसे करीब 18.25 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। कैलाश चंद्र को यह राशि एक आरएएस अधिकारी ने अपने और जयपुर स्थित आवास पर देकर आने के लिए बताई जा रही है। पूछताछ के दौरान रकम के रिश्वत के होने की बात सामने आई। ब्यूरो इस मामले में आगे की कार्रवाई करने में जुटा है। तो वहीं आपको बता दें कि एसीबी के और डीआईजी कैलाश चंद्र बिश्नोई ने बताया है कि इस संबंध में सूत्रों से सूचना मिली थी कि उप निवेशक विभाग का वरिष्ठ सहायक कैलाश चंद्र जाट अपने साथ भारी मात्रा में अवैध राशि लेकर नाचना से अपने निजी वाहन से जयपुर की तरफ जा रहा है। इसी दौरान ब्यूरो ने इस पर कार्रवाई की और ब्यूरो के निरीक्षक आम राम को उनकी टीम और स्वतंत्र गवाहों के साथ रामपुरा मथानिया जोधपुर में नाकाबंदी पर तैनात किया गया। बता दें कि कुछ ही देर बाद ब्यूरो की टीम ने टोल नाके के पास से सफेद कलर की गाड़ी को रुकवाया गया। कार में 2 लोग सवार थे। ब्यूरो की टीम को कार की पिछली सीट पर कपड़े के 2 बैग मिले। बैगों की जब तलाशी ली गई तो एक में प्लास्टिक की एक थैली मिली जिसमें 500 रुपए के नोटों के बंडल मिले हैं। उसके बाद दूसरी थैली में भी कुछ ऐसी ही राशि मिली। कार में कुल 18,25,000 रुपए बरामद किए गए और पूछताछ में कैलाश चंद्र ने पहले तो गोलमोल जवाब दिया, लेकिन बाद में उसने ये अपना गुनाह कबूल किया और अपने मुंह से ये बात कबूल की। कैलाश चंद्र जाट ने बताया कि उसे राशि आरएएस अधिकारी नरेंद्रपाल सिंह उपायुक्त उपनिवेशन नाचना ने अपने जयपुर स्थित आवास पर पहुंचने के लिए दी थी। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने आगे बताया है कि ये राशि नरेंद्र सिंह उपायुक्त ने सोहन सिंह, बेरीसाल सिंह और भोमाराम निवासी आसकंदरा की डिक्री का फैसला उनके हक में करने के अवज में लिए थे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जो कि कोटा से सामने आ रही है। कोटा में हिट एंड रन का एक मामला सामने आया है। तेज रफ्तार कार ने फुटपाथ पर सो रहे एक ही परिवार के 3 लोगों को कुचल दिया है। इस हादसे में पति की मौत हो गई तो वहीं पत्नी और बच्चे
MBS अस्पताल में भर्ती करवाए गए। ये मामला आपको बता दें, इसको लेकर अब स्थानीय लोगों में आक्रोश है। मामला शुक्रवार का है, जहां पर नायपुरा थाने के बाहर प्रदर्शन जारी है। जानकारी के अनुसार हादसे में मारा गया दिनेश फुटपाथ पर सब्जी का ठेला लगाता था। बताते चलें कि दिनेश के सर में गहरी चोट लगी इस वक्त जिससे उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया है। तो वहीं बच्चा और पत्नी घायल हो गए, जिन्हें घटनास्थल का दृश्य देखकर लोगों का दिल भी दहल उठा है। मौके पर चारों ओर खून ही खून बिखरा हुआ था। घटना से आक्रोशित लोगों ने नयापारा थाने के सामने इकट्ठा होकर कार्रवाई की मांग की गई। पुलिस की समझाइश के बाद वो मौके से हटे। तो वहीं पुलिस का ये कहना है कि कार को जब्त कर लिया गया है और चालक की तलाश की जा रही है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आर्मी वैन दुर्घटनाग्रस्त होने से राजस्थान के 2 जवान शहीद हो गए। वैन शोपियां में चल रही मुठभेड़ के मोर्चे पर जा रही थी और हादसे में दौसा के जवान पवन सिंह गुर्जर और अलवर के राम अवतार शहीद हुए हैं। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शोपियां में चल रही मुठभेड़ में मोर्चा संभालने के लिए राष्ट्रीय राइफल्स 44 के जवान सेना की गाड़ी से जा रहे थे। इसी दौरान वाहन बेकाबू हो गई और रोड पर ही पलट गई। इस हादसे के बाद घायलों को तुरंत ही स्थानीय जिला अस्पताल भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टर्स ने तीनों जवानों को मृत घोषित कर दिया है। बता दें कि शहीद जवानों में 2 राजस्थान के थे। जवान पवन दौसा के महुआ उपखंड की कचनपुर गांव के रहने वाले थे, जबकि अलवर के जनवा राम अवतार उजौली गांव के कोट कासिम निवासी थे। इनके अलावा तीसरा जवान हरियाणा का रहने वाला बताया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जम्मू कश्मीर में हुए इस हादसे को लेकर एक ट्वीट किया। सीएम ने लिखा है कि जम्मू कश्मीर के शोपियां में कर्तव्य निर्वहन के दौरान शहीद हुए राजस्थान के सपूत दौसा निवासी श्री पवन सिंह गुर्जर और अलवर निवासी श्री राम अवतार समेत 3 जवानों की शहादत को नमन। इसके साथ ही उन्होंने आगे ये भी लिखा कि इस कठिन घड़ी में हम सभी शहीदों के परिजनों के साथ हैं। घायल जवानों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना है। और आपको बता दें कि कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी एक ट्वीट किया है और ट्वीट कर जवान के शहीद होने पर दुख जताया है। और आगे बढ़ेंगे, जोधपुर से खबर सामने आ रही है, जहां जोधपुर और जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुरुवार की देर रात एक बोलेरो आगे चल रही ट्रॉला में जाकर भिड़ गई। इस हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं चुरू निवासी परिवार के नागाणा कुलदेवी के दर्शन के लिए जा रहे थे। तो वहीं आपको बता दें कि बिलाड़ी के पास जुरौली फांटा के पास रात करीब 1 बजे एक ट्रॉला और बोलेरो की टक्कर हो गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 3 घायलों ने बिलाड़ा के अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने कहा कि यह हादसा इतना भीषण था, बोलेरो के आगे का हिस्सा और ट्रॉला के पीछे का हिस्सा फंस चुका था। 3 लोग बोलेरो में ही बुरी तरह फंस गए थे और उन तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों और चालकों ने अपने स्तर पर राहत कार्य शुरू भी किया और वहीं घायलों को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि अस्पताल ले जाते समय 3 घायलों की भी मौत हो गई और वहीं घायलों से मिलने जिला कलेक्टर मथुरा दास माथुर अस्पताल पहुंचे। और आपको बता दें कि इस सड़क दुर्घटना को लेकर सीएम गहलोत ने भी शोक जताया है। सीएम गहलोत ने ट्वीट किया और लिखा कि जोधपुर के बिलाड़ा क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में 6 लोगों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। ईश्वर उन्हें यह आघात सहने की शक्ति प्रदान करे और दिव्यांगतों की आत्मा को शांति प्रदान करे। दुर्घटना में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की लाभ की कामना करता हूं। वहीं यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध से वैश्विक रूप से रूस के लिए परेशानियां बढ़ चुकी हैं। तमाम प्रतिबंध झेल रहे रूस को अब बेहतर विकल्प की तलाश है। आपको बता दें कि इसी के चलते अब रूसी तेल और गैस पर अमेरिकी प्रतिबंध के बाद एशिया और अफ्रीका को बाजार बनाने की फिराक में है और इसी रणनीति के तहत रूस पाइपलाइन बिछाने की योजना पर काम करने जा रहा है। पर रूस ने आखिर अफ्रीका और एशिया को ही क्यों चुना, समझते हैं इस रिपोर्ट में। 40% गैस और 25% तेल की आपूर्ति करने वाला रूस चौतरफा संकट में घिर चुका है। लगभग सभी देशों के प्रतिबंधों के कारण रूस को अब आर्थिक तनाव का सामना करना पड़ रहा है। परिस्थितियां और विकराल हों इससे पहले अब रूस विकल्प तलाशने में जुटा है।
इसी कड़ी में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि अब वह पूरब को अपना बाजार बनाएंगे, इसीलिए नई पाइपलाइन बनाने की योजना पर कार्य शुरू हो गया है और अब उनके जरिए गैस और तेल की आपूर्ति होगी। दरअसल एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद टेलीविजन पर पुतिन ने कहा कि वह गैर मित्र देशों के साथ व्यापार नहीं करना चाहते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि दुनिया के कुल तेल उत्पादन का 10% तेल और 20% गैस की आपूर्ति रूस करता है और एशियाई देशों को अपने आधारभूत ढांचे के विकास के लिए तेल और गैस की बहुत जरूरत है। इसी प्रकार से अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देश भी उनके लिए बड़े बाजार हो सकते हैं। गौरतलब है कि रूस के तेल, गैस और कोयले पर अमेरिका के प्रतिबंध का ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन के 27 देशों ने समर्थन किया है। रूसी तेल और गैस पर आश्रित यूरोपियन देशों ने इस साल के अंत तक रूस से खरीद बंद करने का ऐलान कर दिया है। दरअसल 24 फरवरी से जारी रूसी हमलों के चलते यूक्रेन से अभी तक 46 लाख से ज्यादा लोग पलायन कर चुके हैं और जवाब में पश्चिम देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के चलते 600 से ज्यादा विदेशी कंपनियां रूस छोड़ चुकी हैं। यही कारण है कि रूस में 10 लाख नौकरियां खत्म हो गई हैं। विश्व बैंक के अनुमान के अनुसार रूस में इससे करीब 26 लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जाएंगे। पर बावजूद इसके रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। न रूस बाज आ रहा है, न ही यूक्रेन पीछे हटने को तैयार है। रूस ने यूक्रेन पर अपनी सीमा में घुसकर हवाई हमले करने का आरोप लगाया है, जबकि रूसी जांच समिति ने कहा है कि यूक्रेनी सेना के 2 हेलीकॉप्टर ने रूसी क्षेत्र के ब्यांस्क में आकर आबादी वाले इलाकों पर 6 बम गिराए। रूस ने अपनी सीमा में फायरिंग का आरोप भी यूक्रेनी सेना पर लगाया था। इससे पहले यूक्रेनी हेलीकॉप्टरों पर रूसी सीमा में घुसकर तेल गोदाम पर हमले करने का आरोप लगा था। हालांकि इन मामलों के बीच अमेरिका ने रूस पर कार्रवाई और ज्यादा सख्त कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आरबीएन न्यूज।